हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक हैं और घर में रह रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और सुरक्षित हैं। देखिए, मैं मतलब अपार्ट फ्रॉम द कोर्स मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ये तो सिचुएशन चल रही है, अभी थोड़ी टफ सिचुएशन है। तो इसमें थोड़ा सा अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें और थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करें। सो कमिंग टू द टॉपिक, कंप्यूटर फॉर मास मीडिया। अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक एंड कम्युनिकेशन पे हमने फर्स्ट यूनिट पे काम किया था। तो दैट हैज़ बीन डन एंड दैट्स यूनिट 2 इंट्रोडक्शन टू क्वार्क एक्सप्रेस एंड yes, this has also been done, and the unit 4 introduction to multimedia, so ये भी हो चुका है। so अभी तक हमारे टोटल 5 यूनिट्स हैं, जिसमें से हम 3 यूनिट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। so अभी हमारे पास एक यूनिट है एडोब फोटोशॉप, जिसमें कि हमने शायद कुछ क्लासेस वगैरह की थी आप लोगों को। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को याद होगा कि हमने काफ़ी सारी चीज़ों पर काम किया। तो एक बार थोड़ा सा इसे रिवाइंड करते हैं और थोड़ा सा रिवीजन करते हैं इस चीज़ का, और उसके बाद थोड़ा सा आज इस क्लास में इस चीज़ को बताऊंगा थोड़ा सा थ्योरिकली कि क्या क्या चीज़ है। हाउएवर, आप जो भी चीज़ बताई जा रही है, जो भी चीज़ समझाई जा रही है, आप उस चीज़ का प्रैक्टिकल कीजिए। इनकेस अगर कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी होती है, तो आप मुझसे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर या ग्रुप में कहीं पर भी अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, और मैं जैसे ही टाइम मिलेगा देन आई विल गिव द आंसर फॉर द सेम। तो ठीक है। सो एडोब फोटोशॉप, जैसे ही फोटोशॉप जितने भी हम जो भी फ़ोटोज़ पर, जितने भी इमेज पर या पिक्चर्स पर जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, जितने पे भी हमारा कुछ, चाहे किसी का में बैकग्राउंड चेंज करना हो या किसी में कोई एडजस्टमेंट करनी है या किसी में भी कोई नया एक ग्राफिक्स वगैरह कुछ इस तरह से क्रिएट करना है, ठीक है, या कुछ 2D या 3D डायमेंशंस के लिए भी हमें कुछ भी क्रिएशन करनी है, तो उसमें हम फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं। फोटोशॉप एक काफ़ी यूज़फुल मतलब आज के टाइम में किसी भी ग्राफिक इंडस्ट्री में जब भी कोई भी काम होता है, चाहे वो कोई नया लोगो क्रिएशन का काम हो जाता है या कुछ इमेज वगैरह काम हो जाता है या बैनर्स, फ्लायर्स या एडवर्टीजमेंट्स या न्यूज़ या कुछ भी किसी भी तरीके का काम होता है, तो उसमें फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल आज के टाइम में ऑलमोस्ट मैंडेटरी है। हाउएवर, इसमें काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो इसकी तरह फ़ोटोशॉप की तरह काम करते हैं, बट अभी तक कोई सा भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है जो फ़ोटोशॉप को बीट कर पाया हो। इसमें सबसे ज़्यादा स्किल्स है, सबसे ज़्यादा मतलब स्किल टूल्स हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे फीचर्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि हम किसी भी फ़ोटोज़ में जाके कर सकते हैं और बहुत क्विकली कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इमेजेस में जाके काम कर सकते हैं और उसमें जाके हम उन्हें जिस तरह का भी हमें आउटपुट चाहिए हम उसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। तो फोटोशॉप अगेन इसकी दो तरह की, इसके जो एक्सटेंशन होता है .phd होता है। phd फाइल्स वो फाइल्स होती है बेसिकली, जिसमें कि जब भी हमने कोई सी भी एक फाइल को ओपन किया फोटोशॉप में और उसमें हमने कोई भी चेंजेस किए, किसी भी तरह का कुछ जो भी हमने एडजस्टमेंट या जो भी कुछ हमने आउटपुट या कोई भी मतलब हमने क्रिएशन करा उस चीज़ में, जो भी एडजस्टमेंट करे, उसके बाद जो भी हमारे पास आउटपुट आई हमारे पास वो भी रहता है। प्लस उसके अलावा हमारे पास उस पर सारी हिस्ट्री मौजूद होती है, जिसमें कि हम जब भी उसे ओपन करना चाहें तो उस फाइल को हम फोटोशॉप में ओपन कर सकते हैं और उस फाइल में जाके जो भी चेंजेस हम करना चाहते हैं वो चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम इस फाइल को या इसको हम किसी और एक्सटेंशन में, फॉर एग्जांपल हम .jpeg में अगर हम इसका एक्सटेंशन को, इस फाइल को हम इसका आउटपुट लेते हैं, तो अगर हम उसमें फिर बाद में जाके कोई चीज़ हम चेंज करना चाहें तो हम उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी सेव हो चुकी है और हमारे पास एक आउटपुट प्रीव्यू आ चुका है उस चीज़ का, ठीक है। तो मेक श्योर कि जब भी आप किसी फाइल में काम करें तो उसका अपना एक phd फाइल सेव करें और उस फाइल पर आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखें। इन केस अगर वो कोई डिज़ाइन पसंद नहीं आता है तो आपको न्यू क्रिएट करना है, न्यू क्रिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें जाके दोबारा से उस फाइल को ओपन करके जो भी करेक्शन आई है उस करेक्शन को बना के आप उसे नया फाइनल आउटपुट निकाल के उसे QA के लिए भेज सकते हैं, ठीक है।
तो ये तो फर्स्ट इस यूनिट में जो सबसे पहला हमारे पास जो है उसमें है हमारे पास कलर मोड्स एंड फाइल फॉर्मेट्स सपोर्टेड बाय फोटोशॉप। मेक श्योर के इस क्लास के बाद मैं आप सभी लोगों के साथ जो भी एडोब फोटोशॉप के नोट्स वगैरह हैं वो सारे मैंने कंपाइल कर लिए एक जगह पर, और काफ़ी इजी लैंग्वेज में और इमेजेस के साथ दिस टाइम वो सारी चीज़ें बनाई हैं आप लोगों के लिए, और मैं आपको साथ शेयर करूँगा। तो जब आप वो पढ़ेंगे थोड़ा और डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो कलर मोड्स की बात करते हैं। कलर मोड्स बेसिकली कि किस तरह के हम कितने तरह के हमारे पास कलर मोड्स अवेलेबल होते हैं फोटोशॉप में। देखिए वैसे तो काफ़ी सारे कलर मोड्स हैं, बट जो हमारे पास मेजर जो हमारे पास कलर मोड्स हैं वो हमारे पास दो हैं, RGB और CMY के। RGB मेन हमारे पास यूज़ होता है जैसे जिसमें कि हमारे पास 3 तरह के कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। आप देखेंगे जितने भी तरह के हम कलर कॉम्बिनेशन बनते हैं तो वो हमारे इन 3 वेरिएशन से ही बनते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। अगर किसी ये इसमें डेंसिटी होती है 0 to 225, टोटल 26 जो है इसमें स्केल होता है, जिसमें 0 कम है सबसे लोअर है और 25 हाईएस्ट है, और 25 प्लस 0 256 टोटल 256 हमारे पास इसमें स्केल्स होते हैं। और 20 अब चूँकि RGB है, RGB रेड, ग्रीन, ब्लू, तो 256 इंटू 256 इंटू 256 अराउंड आपके पास 16.5 मिलियंस कलर जो कि आपने देखे होंगे कि मोबाइल्स में भी आते हैं, तो वो सारे RGB के ही थ्रू आते हैं। तो RGB रेड, ग्रीन, ब्लू 3 कलर से मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनता है, और जितने भी सारे कलर्स बनते हैं वो सब इन्हीं कॉम्बिनेशंस के थ्रू से ही बनते हैं। और जिसमें कि अगर इसमें कुछ भी नहीं है, 0 है, तो वो अपने आप में एक ब्लैक हो जाएगा, और अगर इन तीनों कलर को हम मिला देते हैं तो वो एक वाइट कलर क्रिएट कर देता है। इसके अलावा अगर आप ग्रीन को ब्लू में मिलाएंगे तो वो एक अलग कॉम्बिनेशन देगा, रेड को ग्रीन में मिलाएंगे तो वो एक अलग कॉम्बिनेशन देगा। वो अपना सारी चीज़ें डिटेल्स वगैरह आपको जाके ये मिल सकती हैं। हमारे पास आपने देखा होगा जब हमने फोटोशॉप का इंटरफेस ओपन किया था तो उसमें हमारे पास राइट साइड में एक लेयर्स का ऑप्शन आता था, उसी के बराबर में उसी के ही नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एक चैनल का ऑप्शन होता है। उस चैनल में जब आप जाके चेक करेंगे तो आप वहाँ पर आपको आपकी डिटेल मिल जाएगी कि इसमें किसी भी इमेज में किसी को भी कलर पिक करोगे तो उसमें RGB की फॉर्म में आपको दिख जाएगा कि उसमें रेड कितना है, ग्रीन कितना है, ब्लू कितना है, और उसमें कहाँ पर रेड है, कहाँ पर ग्रीन है, कहाँ पर ब्लू है। तो ये किस तरह की डिटेल्स जो है आपको मिल जाती है। RGB सबसे ज़्यादा वेरिएशंस जो कलर के निकल कर आते हैं वो RGB से ही निकल कर आते हैं, और बहुत ज़्यादा नेचुरल कलर होते हैं। एक मतलब एक लाइट कलर्स के या एक कंट्रास्ट कलर जो यूज़ होता है हमारे पास, वो ज़्यादातर हमारे पास RGB से ही बनते हैं। तो मेक श्योर कि जब भी आप कुछ इस तरह की डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे हैं तो उसमें हम RGB वगैरह ही यूज़ करें। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा, नेक्स्ट है CMY के बेसिकली 4 कलर से मिलकर बनता है, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ये थोड़े से डार्क टाइप के कलर क्रिएट करता है जो प्रिंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे पास प्रिंटिंग के जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पर हम जितने भी प्रिंट्स वगैरह करते हैं तो उसमें CMY के ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, ग्राफिक्स का काम ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप वेब वगैरह के लिए काम कर रहे हैं या कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं तो उसमें हम RGB यूज़ कर सकते हैं, और CMY के काम प्रिंटिंग में अच्छा यूज़ करते हैं क्योंकि इसके कलर कॉम्बिनेशन जो है वो प्रिंटेबल ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो CMY के अगेन जैसे बताया अभी, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, इन चारों कलर के कॉम्बिनेशन से बनकर आता है, जो थोड़ा सा एक डार्क कॉन्ट्रास्ट में बहुत अच्छे कलर आपके लिए क्रिएट करता है। ये थोड़ा सा RGB से थोड़ा डिफरेंट होता है, इसमें कलर वैल्यूज़ थोड़ी कम होती हैं, बट प्रिंटिंग के लिए काफ़ी अच्छे इसमें यूज़ होते थे। अगेन अगर आपको इसके वैल्यूज़ वगैरह जाननी है या इन सारी चीज़ों के बारे में पता करना है तो आप लेयर्स के बराबर में चैनल्स का ऑप्शन होता है, चैनल्स में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो भी इमेज है, जहाँ पर भी आपने फाइल ओपन की हुई है, उसमें आपका कितना
सियान है, कितना मैजेंटा है, कितना येलो है, कितना ब्लैक है, किसके कॉम्बिनेशन से क्या क्या चीज़ें बनकर आ रही हैं और कहाँ कहाँ पर इमेज पर वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये जस्ट अपोजिट होता है जैसे कि 8 GB में, जहाँ पर कुछ नहीं होता था, जहाँ पर मतलब 8 GB का कोई फॉर्म नहीं है, वो अपने आप में ब्लैक हो जाता था, और जहाँ पर रेड ग्रीन ब्लू मिलता है तो वाइट बनता है। इसमें अलग होता है, इसमें अपोजिट होता है। इसमें CMYK के जहाँ भी मिलेगा वहाँ पे ब्लैक क्रिएट करेगा, और जहाँ पर नहीं मिलेगा वहाँ पर वाइट क्रिएट करेगा। तो ये थोड़ा सा अपोजिट वे में काम करता है। ओके, तो CMYK अगर हमें कुछ भी प्रिंटिंग वगैरह पे काम करना है तो उसके लिए हमारे लिए CMYK बेहतर है। अदरवाइज़ वेब वगैरह के लिए या फोटोज़ वगैरह के लिए हमारे पास हम 8 GB का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के हमारे कलर मोड्स थे जो कि आपको ईजी हैं, आपको समझनी चाहिए। ठीक है, बाकी और जो मैं आपको नोट्स वगैरह भेजूंगा उसमें काफ़ी कुछ और कलर मोड्स वगैरह हैं जिससे आप थ्योरिकल वगैरह में जाके डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। बट मेन चीज़ यही है 8 GB और CMYK, आप इसी पे ही थोड़ा फोकस कीजिए तो ये ज़्यादा अच्छे कलर कॉम्बिनेशन में आपको मिल पाएंगे। नेक्स्ट होता है हमारे पास वेरियस सिलेक्शन मेथड्स। ओके, सॉरी, इसी में ही फर्स्ट सेक्शन में हमारे पास था फाइल सपोर्टेड बाय फोटोशॉप। कौन कौन सी फाइल्स हैं जो सपोर्ट करती हैं फोटोशॉप में, जिन्हें हम ओपन भी कर सकते हैं और जिनका हम आउटपुट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की फाइल्स है जो मैं आपको भेज रहा हूँ। काफ़ी सारी ऑडियोज़ की फाइल्स है जिन्हें हम इंपोर्ट भी करा सकते हैं, जिसमें कि AAC वाली है, AIFF है, M2A है या MP3 है, MP2 है। इस तरह की फाइल्स हैं जो कि ऑडिबल फाइल्स हैं जो कि सपोर्ट करती हैं। और अगर हमें वीडियो की फाइल सपोर्ट करानी है तो 3 GB की जो भी मोबाइल वगैरह में यूज़ होती है, AVI है, FLV है, MOV है, MP है, MPEG वाली फाइल्स होती हैं। तो ये सारी फाइल सपोर्ट करती हैं वीडियो की। और वीडियो एक्सपोर्ट करनी है तो वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए DAPX, MOV या MP4 वगैरह की जो फाइल होती है इसमें आउटपुट्स वगैरह भी ले सकते हैं। ग्राफिक्स के लिए जो मेन हमारा काम यूज़ होता है ग्राफिक्स में, तो उसमें अगर हमें ग्राफिक्स के फॉर्मेट में अगर हमें चाहिए तो या जो भी एक्सटेंशंस वगैरह हम क्रिएट करते हैं, जो भी आउटपुट्स वगैरह हम लेते हैं, जो हमारे पास जो फाइल हमारी सपोर्ट करती है वो PMP है, सिनोइन है, या कैमसर्व है, या JPEG है, JPEG 2000 है, PCX है, और PDF, फोटोशॉप PDF होती हैं, PSD फाइल्स होती हैं जैसे अभी बताया था, PNG फाइल्स होती हैं, और ये TIFF फाइल्स हैं। ये काफ़ी सारी और फाइल्स हैं जो कि सपोर्ट करती हैं। तो इन केस अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप ये इन सारी जितनी भी सपोर्टेड फाइल्स हैं इनको याद करिए। ठीक है, तो इन सबको अगर इन केस क्वेश्चन आता है कौन कौन सी फाइल्स आपके पास अवेलेबल हैं तो आप इन्हें कैटेगराइज करके और वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि ऑडियो फाइल्स ये हैं, इनके एक्सटेंशन जिनका एक्सटेंशन अगर ये इन फाइल्स में से रहता है तो वो फाइल्स को हम इंपोर्ट कर सकते हैं फोटोशॉप में, और उन्हीं का एक्सटेंशन भी हम मतलब उनका आउटपुट भी हम ले सकते हैं। और काफ़ी कुछ ऐसी हैं जो 3D से रिलेटेड फॉर्मेट्स है। ठीक है, 3D स्टूडियो वाली है, DAE है, फ्लैश 3D है, JPS है, KMZ है, काफ़ी सारी इस तरह की और 3D वाली फाइल्स है जो कि अब आजकल 3D का काफ़ी यूज़ हो रहा है इस फोटोशॉप में। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये कंपेटिबल हैं फोटोशॉप के, तो काफ़ी ईजी है। डिटेल में आप जाके नोट्स वगैरह में स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वेरियस सिलेक्शन मेथड्स। सिलेक्शन मेथड्स जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो भी हमारे पास इंटरफेस ओपन होकर आता है, सबसे पहले जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो हम उसमें अगेन जैसे क्वार्क एक्सप्रेस में हमने देखा था कि एक हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है जिसमें कि हम जाके मेंशन करते हैं प्रोजेक्ट का हमारा क्या नाम रहेगा और वो हम किस चीज़ के लिए, प्रिंट के लिए, वेब के लिए, किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर जाके कर सकते हैं हम। और उसमें साइज़ दे सकते हैं कितना साइज़ चाहिए। साइज़ में भी हम काफ़ी सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। फोटोशॉप में पिक्सल्स में चाहिए हमें, इंचज़ में चाहिए, मिलीमीटर्स में चाहिए,
किस फॉर्मेट में चाहिए। तो हम पिक्सल्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम, जो कि ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड रहता है और काफ़ी ज़्यादा जो हमारे पास स्पेसिफिकेशन आती है वो पिक्सल्स में ही आती है। तो वो सारी पिक्सल्स वगैरह आप जाके मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आपको उसी डायलॉग बॉक्स में एक नीचे ऑप्शन होता है कि आप अपना जो बैकग्राउंड है वो किस तरह से रखना चाहते हैं, वाइट रखना चाहते हैं या ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं, आप उस पर चेक कर सकते हैं। और उसी के नीचे एक ऑप्शन आपके पास कलर का भी होता है, जिसमें कि आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको कलर किस तरह के कॉम्बिनेशंस में चाहिए, वो आपको RGB में चाहिए या CMYK में चाहिए। डिपेंड करता है आपको किस इंडस्ट्री के लिए आप अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर रहे हैं। आप उसी के हिसाब से अपना जाके क्रिएट कर सकते हैं अपना डिज़ाइन को, और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना कलर कॉम्बिनेशन जो है, कलर मोड जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो जो हमारा इंटरफेस होता है उसमें सबसे पहले हमारे पास मेन्यू बार आता है ऊपर। ओके, और उसी के नीचे हमारे पास एक प्रॉपर्टी बार ओपन होकर आता है। जब भी आप कोई टूल सेलेक्ट करेंगे तो वो अपने आप में ही एक उसकी प्रॉपर्टी ओपन होकर आ जाती है। और जैसे आपने क्वार्क एक्सप्रेस में देखा होगा कि नीचे हमारे पास एक मेजरमेंट का एक पैलेट ओपन होकर आता था। जब भी हम कोई टूल सेलेक्ट करते थे तो वहाँ पर उस टूल के अकॉर्डिंग उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो चेंज हो जाती थी, या उसके जो रिबन्स थे वो चेंज हो जाते थे। तो वहाँ पर जाके आप उसके अकॉर्डिंगली, फॉर एग्जांपल अगर आपने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करा क्वार्क एक्सप्रेस में, तो वहाँ पर आपको उसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट या उसके कलर चेंज करने के लिए ऑप्शन देता था। तो इसी तरह से ही इसमें एक ऊपर रिबन बार दिखाएगा, जिसमें कि प्रॉपर्टी बार भी, जिसे हम प्रॉपर्टी बार भी कह सकते हैं। जब भी कोई आप टूल सेलेक्ट करेंगे तो उस टूल से रिलेवेंट जितने भी उसके मॉड्यूल्स होते हैं, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, वो वहाँ पर ओपन होकर आपको दिखाई देगा। और उसके अलावा आपको लेफ़्ट साइड में एक टूल बार दिखाता है, जिसमें कि आपको टूल्स का जितने भी आपके मेजरली यूज्ड टूल्स हैं उन सबको आपको डिस्क्राइब कर देगा कि कौन कौन से मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड हैं और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। राइट साइड में आपको जाके आपके कलर पैलेट्स वगैरह या फिर आपके लेयर्स, चैनल्स या फिल्टर्स वगैरह का, इन सब का एक साइड में राइट साइड में ऑप्शन आता है। और नीचे आपका स्टेटस बार होता है, जिसमें कि आपको विजिबल आपकी प्रोजेक्ट का विजिबिलिटी स्टेटस जो है वो वहाँ पर विजिबल होता है। और मेन फ्रेम में आपका अपना डायलॉग बॉक्स, जो मेन फ्रेम होता है जहाँ पर आपके डैशबोर्ड में आपको अपनी फाइल ओपन होकर दिखाती है एक वाइट कैनवस में। जो भी आप जितने भी पिक्सल का आपने कोई कैनवस या कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करा है, वो एक आप अपने वाइट में या ट्रांसपेरेंट या इमेज जो भी आपने ओपन की हुई है वो आपको अपने डैशबोर्ड में दिखाई देगी। तो ये एक हमारा एक इंटरफेस का ओवरव्यू था, जिसमें कि हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सी चीज़ हमारी कहाँ पर अवेलेबल है। तो बात करते हैं लेफ़्ट साइड टूल्स नेविगेशन की। तो ये हमारे पास सिंगल रो में आता है। उसी के बराबर आप ऊपर जाकर देखेंगे तो एक छोटा सा डबल एरो दिखाई देगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपके 2 वर्टिकल लाइंस में थोड़ा सा चौड़ा कर देता है, थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देता है, और आपके टूल्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर अवेलेबल हो जाते हैं। आप वो चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये जो हमारा टूल बार होता है ये कुछ हमने पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ होता है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है हमारे पास मूव एंड सिलेक्शन टूल। पहला पार्ट हमारा मूव टूल का, ये सबसे पहला जो हमारे पास टूल होता है, जैसे क्वार्क एक्सप्रेस में आइटम टूल होता था, ऐसे ही इसमें मूव टूल होता है। मूव टूल बेसिकली किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए, किसी को पिक करने के लिए, मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्शन करने के लिए, या फिर किसी भी टूल से बाहर आने के लिए हम मूव टूल का इस्तेमाल करते हैं फोटोशॉप में। और सबसे पहला जो सेक्शन होता है हमारे पास मूव एंड सिलेक्शन टूल्स होता है, जिसमें कि हमारे पास मूव टूल आ जाता है, प्लस उसके साथ जितने भी हमारे पास सिलेक्शन करने वाले टूल्स हैं वो हमारे पास उस कैटेगरी में उसको हम उसे नेविगेट करते हैं मूव एंड सिलेक्शन टूल में। उसके बाद हमारे पास दूसरा होता है क्रॉप एंड स्लाइस का टूल, क्रॉप एंड स्लाइस का टूल्स का सेक्शन। उसके बाद हमारे पास होता है मेजरमेंट टूल सेक्शन। नेक्स्ट होता है रीटचिंग एंड पेंटिंग टूल्स, जिसमें कि हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स आते हैं, जिसमें क्लोनिंग वगैरह के ये सारे होते हैं, जो कि मैं अभी थोड़ा आगे जाके बताऊंगा। इसके बाद हमारे पास एक होता है ड्राइंग एंड टाइप टूल सेगमेंट, और एक होता है हमारे पास इसके बाद नेविगेशन टूल सेक्शन में मतलब नेविगेट करने के लिए प्रोजेक्ट्स को कहाँ पर जाना है, कैसे करना है, वो भी चीज़ मैं भी आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। तो ये कुछ हमने टूल्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, और जिस इन ग्रुप्स के अंदर उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आइटम और सिलेक्शन टूल की।
आइटम एंड सिलेक्शन टूल्स बेसिकली आइटम टूल जैसे मूव एंड सिलेक्शन टूल्स सेगमेंट। इसमें सबसे पहला तो मूव टूल है हमारा। मूव टूल अगेन वही जैसा कि भी बताया है, किसी भी चीज़ को पिक करने के लिए, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्लिक करने के लिए या उन्हें ग्रुपिंग्स करने के लिए आपको उन्हें पिक करने की ज़रूरत रहेगी। तो मूव टूल हमारा उसी वे में काम करेगा और मल्टीपल चीज़ों को कंबाइन करेगा। ठीक है, तो किसी भी टूल से बाहर आना है या किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो आप वहाँ से मूव टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूव टूल के अलावा अगर आप मूव टूल पिक नहीं करते हैं, किसी और टूल के थ्रू आप वहाँ जाकर उसे पिक करने की कोशिश करते हैं तो वो पिक नहीं होगा, बल्कि वो जो टूल आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसी को वो दोबारा से अप्लाई कर देगा। तो मेक श्योर जब भी आप किसी टूल से बाहर जाना चाहें तो उसके लिए मूव टूल का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन जैसे कि मैंने क्लास में भी आप लोगों को बताया होगा कि सिलेक्शन हमारा किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी टास्क में, फोटोशॉप में हमारा की टास्क होता है, की फैक्टर होता है। बिकॉज जब तक हमारे पास अच्छा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, किसी भी चीज़ को हम अच्छे तरीके से सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक आप उसमें अच्छे तरीके से उसका आउटपुट नहीं ले पाएंगे या उसको अच्छे तरीके से उसको आप अपने डिज़ाइन को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जितना अच्छा सिलेक्शन होगा, जितनी बारीकी के साथ सिलेक्शन होगा, जितनी क्वालिटी के साथ सिलेक्शन आ पाएगा, उतनी ही आपकी जो भी चेंजेस हैं वो उतने ज़्यादा नेचुरल लगेंगे और उतने ज़्यादा ऑर्गेनिक लगेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप जब भी सिलेक्शन पर काम करें थोड़ा ज़्यादा फोकस होकर काम करें और थोड़ा डिटेल में जाकर उस सिलेक्शन पे उस सिलेक्शन को क्रिएट करें। तो हमारे पास काफ़ी सारे मल्टीपल टूल्स हैं सिलेक्शन करने के लिए, बट मेक श्योर कि हमें ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि हमें कौन सा टूल कहाँ पर इस्तेमाल करना है, किस इमेज पर कौन सा टूल बेहतर हो पाएगा, जो अच्छी क्वालिटी दे पाए आपको, इसके साथ साथ आपको क्विकली आपका काम भी हो पाए। ठीक है, तो इन सारे सिलेक्शन टूल्स में हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास टूल आता है वो रेक्टेंगुलर मार्की टूल आता है। रेक्टेंगुलर मार्की टूल क्या काम करता है, किसी भी सिलेक्शन को स्क्वायर में सिलेक्ट करता है। ठीक है, कोई भी एक स्क्वायर बॉक्स की तरह आप जाते हैं तो वो स्क्वायर बॉक्स बना देता है, उसको सिलेक्ट कर लेता है। ये टूल काम करता है जब भी आपके पास कोई भी चीज़ कोई प्रोपोर्शनल वे में आपके पास है तो आपको वो चीज़ सिलेक्ट करनी है, या किसी भी इमेज को या किसी भी इमेज के पार्ट को आपको एक प्रोपोर्शनल किसी एक स्क्वायर बॉक्स में सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल सबसे बेस्ट काम करता है। अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली छोटा या बड़ा होगा, और अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो ये फ्री हैंड सिलेक्शन कर सकता है, जिसमें कि आप चाहे किसी भी कस्टमाइज हाइट रख सकते हैं और उसी की कस्टमाइज विड्थ भी रख सकते हैं। तो हाइट एंड विड्थ जितनी चाहिए आप फ्री हैंड अगर करना चाहते हैं तो बिना शिफ्ट प्रेस करिए, और अगर आप प्रोपोर्शनली बढ़ाना चाहते हैं किसी भी चीज़ को तो आप उसको शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल है एलिप्टिकल मार्की टूल। जैसे कि अभी हमने बात की रेक्टेंगुलर मार्की टूल की। रेक्टेंगुलर मार्की टूल में हम स्क्वायर में सिलेक्ट कर रहे थे, ये हमारे पास सर्कल में काम करता है। हम सर्कल में जाके किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई सी भी इमेज है जिसे हम सर्कल में लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट में सर्कल क्रिएट कीजिए, फिर जाके उसमें अपनी इमेज को उसमें हम फिट कर सकते हैं ताकि वो एक इमेज सर्कल व्यू में आ सके। या अगर कोई हमारी इमेज है और उसे हमें सर्कल में ही हमें सर्कल बनाकर ही निकालना है या उसे सर्कल ही सेलेक्ट करना है तो आप उसमें सर्कल में जाकर सिलेक्ट करके उसे मूव भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एलिप्टिकल मार्की टूल होता है जो सर्कल में काम करता है। अगेन इसमें सेम उसी तरह से काम करता है। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली 360 डिग्री में आपका सर्कल क्रिएट करेगा, और अगर आपको फ्री हैंड काम करना